Hello and good evening, guys. Welcome you all in this formula revision series. So this is lecture number first for EMT, electromagnetic theory, or you can say ED, whatever है ना you call it. So ED का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग देखो ED अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका पार्ट है जिसमें आप लोग समझते होंगे. इसमें बेसिकली हम लोग इसको चार भाग में बांट दें. एक तो मैं इसको भाग में बांटता हूँ इलेक्ट्रोस्टेट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दूसरा भाग इसका मैं बांटता हूँ मैग्नेटोस्टैटिक है ना, मैग्नेटोस्टैटिक्स है ना. तीसरा इसका मैं जो है भाग बांटता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना एंड सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट वाला है ना. चौथा जो मैं इसका भाग मानता हूँ वह है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. ठीक, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले इस पार्ट को कवर करें. और ये बहुत छोटा है, सबसे छोटा सिलेबस इसमें है, स्मॉल सिलेबस. तो आप लोग इसको ज़रूर कर ले. मैं जिसको करवा रहा हूँ उतना फार्मूला आप याद रखें. यकीन मानो एग्जाम में उतना ही फार्मूला से क्वेश्चन आएंगे. तो इसका बहुत ही स्मॉल सिलेबस है और यहाँ से फिक्स 2-3 क्वेश्चन आते हैं. 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स्ड आते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, बहुत छोटा है. तो हम पहले इसको करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा 11-12 से मैच करता है और वहाँ से भी सवाल आता है. और फिर इस पे अगर समय मिला तो. हालांकि मेरा भी 12 अब फरवरी को गेट का एग्ज़ाम है, तो 2 दिन बाद मेरा भी एग्ज़ाम है. तो अगर देखता हूँ आज के बाद मैं वीडियो बना पाया तो आगे मैं इनको कवर करूँगा. और अगर किसी कारणवश अगर मैं सहज महसूस नहीं किया खुद को तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं. बट लेट्स सी. पहले तो आज का क्लास करते हैं. ये एक टॉपिक सुंदर सा है, इसको ख़त्म करते हैं. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस टॉपिक छोटा है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं, यहाँ से भी अच्छे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं ना. 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन और यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन. ठीक, तो ये तीनों इक्वली है. लेकिन चूंकि इसका सिलेबस बहुत कम है कंपेयर टू इतना, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी उतने ही आएंगे जितना यहाँ और यहाँ आएगा, लेकिन इसका सिलेबस बहुत छोटा है इसलिए इसको पहले कवर कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग भी है. ठीक, चलो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ओके, वेल सो सबसे पहले आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन याद होनी चाहिए, राइट. 1 सेकेंड ना. ठीक है, सबसे पहले आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन याद होनी चाहिए. सो मैक्सवेल्स इक्वेशन पहला है डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दूसरा है डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0. और डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0 का मतलब है, देखो आप वेक्टर साइन दे देना. ठीक, हर जगह वेक्टर साइन मैं यूज नहीं करूँगा, मतलब आप समझ जाओगे वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इसको जस्ट लीव करूँगा इस साइन को, लेकिन वो रहेगा. ठीक, डाइवर्जेंस ऑफ B 0 होने का मतलब है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट है ना, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है. मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट ये बताता है डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0 होने का मतलब. उसके बाद आता है आपका कर्ल ऑफ E. ओके, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी और कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू मी नॉट जे. ठीक, ये जो है मी नॉट जे ये कब है? फ्री स्पेस. डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एक टर्म होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा उसका बात करेंगे. तो व्हेन देयर इज फ्री स्पेस दीज आर द इक्वेशंस. ऑफकोर्स डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0 यहाँ भी लगा दो तो ये है. अच्छा, फ्री स्पेस के लिए नहीं होगा क्योंकि फ्री स्पेस में तो ये सारे 0 हो जाएंगे. सो दिस इज वन फॉर्म. इसका एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्म ना ऐसे होता है. यहाँ पे एक टर्म और आता है एप्सिलॉन नॉट मी नॉट डो ई बाई डो टी. इसमें से ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट डो ई बाई डो टी, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है ना.
यानी कि आपका जे डी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट टर्म यहाँ पे आएगा, मी नॉट यहाँ होगा है ना। सो एप्सिलॉन नॉट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट डेंसिटी। कई बार डिस्प्लेसमेंट करंट पूछता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, ये क्या है करंट डेंसिटी यानी करंट बाई एरिया, तो एरिया उठ के उधर चला जाएगा, तो एरिया टाइम एप्सिलॉन नॉट डो ई बाई डो टी, दिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, राइट। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, सर्कुलर प्लेट्स जो यूज होते हैं, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज होते हैं उसका एरिया है, या सर्कुलर प्लेट भी हो सकते हैं, शेप किसी भी तरह का हो, ठीक। दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो टाइम के साथ जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्चुअली क्या करता है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। ओके वेल, अब इनको आप अगर कुछ थ्योरम्स लगाओगे तो कुछ थ्योरम्स लगा के आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। कहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे देखो, जो अगर आपके पास सर्कुलर एम्पेरियन लूप है तो बी डॉट डी एल, ये कर्ल ऑफ बी दिख रहा है ना, कर्ल थ्योरम को क्या करो लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो कर्ल ऑफ बी को लिख सकते हैं ऐसा, बी डॉट डी एल, ये स्टोक्स थ्योरम होता है नहीं, हाँ स्टोक्स थ्योरम, तो यहाँ से ये बी डॉट डी एल, और अगर हम लोग सिर्फ इस टर्म को कंसिडर करें तो मी नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड डो ई बाई डो टी डॉट डी ए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ये, राइट। दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ कोर्स एंड दिस इज लाइन इंटीग्रल एल। ये किसके लिए है, फॉर एम्पेरियन, फॉर सर्कुलर एम्पेरियन लूप, फॉर सर्कुलर एम्पेरियन लूप। सर्कुलर एम्पेरियन लूप के लिए v डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट एप्सिलॉन नॉट डो बाई डो टी डॉट डी ए, दिस इज सरफेस इंटीग्रल, दिस इज द लाइन इंटीग्रल, क्लियर है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हमें ये क्वांटिटी निकालने होते हैं तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर लेंगे। यहाँ पे इस केस में जे जीरो है, क्यों जीरो है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वांटिटी होता है दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर, तो ये भी आपको याद रखनी चाहिए। पॉइंटिंग वेक्टर, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंटिंग वेक्टर को एस से डिनोट करते हैं, ये होता है 1 बाई मी नॉट और ई क्रॉस बी, ठीक। पॉइंटिंग वेक्टर 1 बाई मी नॉट ई क्रॉस बी, क्लियर है। उसके बाद अब आते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप जब वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन को, वेव इक्वेशन, तो वेव आते हैं ना, ई नॉट ए का पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी एन कैप, और बी को क्या लिख सकते हैं आप, एक तो बी लिखने का आसान सा तरीका है कि आप इसको 1 बाई सी टाइम के कैप क्रॉस ई कर दो, ठीक है, या फिर इसका अगर आप लिखना चाहते हो पूरा तो 1 बाई सी ई नॉट ई का पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और साथ में इसका जो ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का, ये हो जाएगा के कैप क्रॉस एन कैप। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटी का क्या मतलब है, ठीक। ये जो एन कैप आपको दिख रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक। आपको जो के कैप दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन, दिस के कैप या दिस के कैप, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव वेक्टर, किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, के कैप, यहाँ से के कैप मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक अच्छा प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ कि जो एन कैप डॉट के वेक्टर होता है, इनका जो आपस में डॉट प्रोडक्ट होता है, ये होता है 0, एन कैप डॉट के कैप इज 0, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी, और इससे सवाल आए हैं पिछले एग्जाम्स में और आएंगे। उसके बाद अगर आपको
मैग्नेटिक फील्ड दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए -c एंड k कैप क्रॉस b। आई थिंक दिस शुड बी n वेक्टर क्रॉस k कैप, या n कैप क्रॉस k कैप कर लो, ठीक है, n कैप डॉट k कैप, बट आई थिंक n कैप डॉट k वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। सो देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो उसका डायरेक्शन वहाँ से पता चल जाएगा, प्रोपोगेशन का k कैप, और उन दोनों का क्रॉस ले लो, 1/c से मल्टीप्लाई कर दो तो b वेक्टर मिल जाएगा। आपको अगर b वेक्टर मालूम है तो उसका k कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और -c आगे में लगा दो तो आपको e वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो स्पीड है, लाइट का स्पीड कितना होता है, c के बराबर होता है, और ये √μ0ε0 यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो c है इसको हम लोग ω/k भी लिख सकते हैं, और यहाँ से ω = ck भी लिख सकते हैं। ठीक, दिस इज डिस्पर्सन रिलेशन, दिस इज डिस्पर्सन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। डिस्पर्सन रिलेशन है ना, ओमेगा और k का जो इक्वेशन होता है उसको डिस्पर्सन रिलेशन बोलते हैं। तो ये किसके लिए डिस्पर्सन रिलेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्री स्पेस में, है ना, क्योंकि ये सारा फ्री स्पेस का है। ये कुछ फार्मूला है, इनका बहुत इस्तेमाल आ जाता है, ठीक है, एग्जाम में। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन यू शुड रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, इसी या इंटेंसिटी बोल लो इसको, ये होता है 1/2c∈0 E0²। टाइम एवरेज जो होता है पॉइंटिंग वेक्टर का वही इंटेंसिटी होता है, और इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, इतना आपको चीज़ पता होना चाहिए। सो 1/2c∈0 E0²। तो आपको देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोले या टाइम एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, फॉर्मूला सेम है। c∈0 आपको मालूम है, E0 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वो भी मालूम होगा, हम उम्मीद करते हैं। और कई बार हमसे पावर पूछ लेता है। आपको ये बता दें कि जो इंटेंसिटी है एक्चुअली होता है पावर पर यूनिट एरिया, और पावर को क्या लिखते हैं हम लोग, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये नीचे पहले से क्या है, एरिया। तो एक्चुअली ये इंटेंसिटी का फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। सो कई बार ना हमें इंटेंसिटी निकालना है तो हमेशा पावर चाहिए। तो पावर दो तरह का, एक होता है फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, और एक होता है फॉर परफेक्ट ऑब्जर्वर। रिफ्लेक्टर के लिए एक होता है, ऑब्जर्वर के लिए, एब्जॉर्बर के लिए, है ना, एब्जॉर्ब कर लिया। तो रिफ्लेक्टर के केस में पावर जो है, मैं इंटेंसिटी ओके, हाँ, 2I/c, और इस केस में ये होता है I/c। ठीक, बट मुझे डाउट लग रहा है, हाँ ठीक है। पावर जो है ये 2I/c होता है रिफ्लेक्टर के लिए, परफेक्टली रिफ्लेक्टर के लिए, और परफेक्टली ऑब्जर्वर बॉडी के लिए होता है I/c। I इज द इंटेंसिटी, है ना, यही इंटेंसिटी। तो ये आपको तुम्हें याद रखना चाहिए कि रिफ्लेक्टर के केस में 2IC और ऑब्जर्वर केस में IC। देखो इसको ऐसे लॉजिक याद रखना, रिफ्लेक्टर का मतलब क्या है, वेव गया फिर लौट के आया, तो ऐसे याद रखो I/c और I/c, 2I/c। ऑब्जर्वर में गया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो बस I/c, ओनली I/c, है ना। तो इस ट्रिक से मैं याद रखा हूँ, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो आप भी इससे याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, और हाँ, यूनिट वेक्टर इन अलोंग या इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये k वेक्टर ही होता है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के अलोंग में यूनिट वेक्टर, तो दैट इज n कैप। एंड प्रोपोगेशन वेक्टर क्या होता है, k कैप, तो उसका यूनिट वेक्टर ले लो, वही हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, है ना, आसान क्वेश्चन। उसके बाद होता है कि स्किन डेप्थ, इस पर भी क्वेश्चन आया है, स्किन डेप्थ।
ये स्किन डेप्थ होता है d इक्वल टू 1 बाई के प्राइम। के प्राइम इज द इमेजिनरी वेव वेक्टर। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जब किसी हम लोग मीडियम में सॉल्व करते हैं वेव इक्वेशन को, तो जब मीडियम में वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारा के वेक्टर आता है वो आता है रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो के प्राइम है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है ना। देखो ये सब जो अब जो मैं कॉन्सेप्ट डील करूँगा ना स्किन डेप्थ, तो इससे आगे ये है वेव है ना इन मीडियम। अभी तक हम फ्री स्पेस में वेव की चर्चा कर रहे थे। अब जो हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे वो है वेव इन ए मीडियम। तो जब वेव मीडियम में जाता है तो एटीन्यूएट कर जाता है 1/e डिस्टेंस पे, जहाँ पे एम्पलीट्यूड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, जहाँ पे 1/e से रिड्यूस हो जाता है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्किन डेप्थ, और वो 1/k प्राइम के बराबर होता है। इसका और भी फार्मूला है, मैं हम बताऊँगा आगे। सो वेव वेक्टर जो है, यूनिट वेव वेक्टर, ये k प्लस आयोटा k प्राइम होता है। इमेजिनरी पार्ट जो है वो यहाँ पे है। इसका और भी जनरल फार्मूला है। गुड कंडक्टर के लिए d का दो वैल्यू है ना। एक तो है गुड कंडक्टर, इसके लिए होता है पाई टाइम फ्रीक्वेंसी म्यू सिग्मा, और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2/ओमेगा सिग्मा म्यू। तो ये होता है फॉर गुड कंडक्टर है ना। गुड कंडक्टर के लिए 2/ओमेगा सिग्मा म्यू। सिग्मा इज द कंडक्टिविटी है ना, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है। यहाँ पे सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है। डोंट कंफ्यूज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। एफ क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, उसी को हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। एक होता है पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर के लिए होता है हमारा, पुअर कंडक्टर के लिए 2/सिग्मा√ε/म्यू। सो ये आपको कई बार ना डिपेंडेंसी पूछ लेता है पुअर कंडक्टर, तो आपको बोल देगा कि स्किन डेप्थ एप्सिलॉन या म्यू या फ्रीक्वेंसी या ओमेगा या सिग्मा के साथ कैसे डिपेंड कर इन केस ऑफ गुड कंडक्टर, इन केस ऑफ पुअर कंडक्टर। तो देख रहे हो पुअर कंडक्टर के केस में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ओमेगा पे डिपेंड करता है, सिग्मा पे डिपेंड करता है, म्यू सब नीचे है, ऊपर 2 है। यहाँ देखो सिग्मा पे डायरेक्ट, यहाँ रूट सिग्मा से डिपेंड करता है, यहाँ पे सिग्मा से डिपेंड करता है ना। ये 2 और सिग्मा को बाहर निकाल दो और ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाता है और म्यू नीचे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कब किस केस में कैसे ये वेरी करता है। दूसरा एक जो है आपको याद रखना चाहिए, B0/E0 जो है मैग्नीट्यूड है ना, आपको मालूम ही होगा। जब वेव किसी मीडियम में होता है तो इनका जो वैल्यू है ये कुछ इतना आता है, एप्सिलॉन म्यू √1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस प्लस 1। माइनस होगा तो इमेजिनरी, प्लस होगा तो रियल। है ना, यहाँ पावर 1/2 माइनस साइन इमेजिनरी के लिए और प्लस साइन रियल पार्ट के लिए। ठीक, तो अगर B0/E0 एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर k/ओमेगा का वैल्यू पूछ ले, है ना, किसी मीडियम में हम बात करें, जब वेव मीडियम में है ना, देखो सिग्मा ओमा आ गया है, तो इसका 2 पार्ट होता है। रियल पार्ट पूछ ले तो यहाँ माइनस लगा देना, इमेजिनरी प्लस लगा देना, और अगर इमेजिनरी पार्ट पूछ ले तो यहाँ माइनस लगा देना, -1 + 1। ठीक, कब किस केस में क्या पता है, और ये बाहर में पावर 1/2 है, इसको मत भूलना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, TFR में ये पूछा जा चुका है, डायरेक्ट इससे रिलेशन पूछ लिया। तो ये थे कुछ वेव वेक्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ओके वेल, इसके बाद थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ मैं आपको बताऊं, दैट इज वेव रिफ्लेक्शन का एक कॉन्सेप्ट से भी कई बार सवाल आ जाता है ना। यस,
So concept of reflection and refraction. Okay, just 1 second. रिफ्लेक्शन जेम का ये भी फेवरेट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। देखो पहले तो होता है एक नॉर्मल इंसिडेंस। पहला केस हम लोग लेते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। एक होता है ऑब्लिक इंसिडेंस, है ना, एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में 3 तरह के वेव होंगे। एक तो वेव आएगा, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, एक टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इंसिडेंट वेव हो सकता है, रिफ्लेक्टेड वेव हो सकता है और ट्रांसमिटेड। ठीक, तो तीनों केस के लिए हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो देखो हम लोग कॉलम बना लेते हैं। एक इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, थर्ड क्या हो गया, ट्रांसमिटेड वेव। ठीक, इस केस में जो इंसिडेंट वेव है, मान लो जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव का, और ई का पावर आयोटा, मान लो फर्स्ट मीडियम का वेव वेक्टर k1 है, तो k1 जेड माइनस ओमेगा टी, और मान लो ये एक्स कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है जेड डायरेक्शन में। ठीक है, वेव वेक्टर जेड डायरेक्शन में और पोलराइज्ड है एक्स कैप डायरेक्शन में। सॉरी, पोलराइजेशन ये डायरेक्शन होता है पोलराइजेशन का, है ना, पोलराइज्ड है एक्स कैप में। अब मान लो इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ ऐसा है, आपको पता है, इसका इंटेंसिटी ले लो, फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी v1 ले लो। अब चूंकि यहाँ फ्री स्पेस नहीं है तो हम लोग c यूज नहीं करेंगे, फ्री स्पेस रहेगा तो इन जनरल हम लोग यूज बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस रहे तो आप v1 की जगह c यूज कर लेना। e का पावर आयोटा k1 ही होगा, k1 जेड माइनस ओमेगा टी, बट इसका जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो चेंज हो जाएगा, है ना, वाई कैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप निकाल सकते हो, ये जेड में है और ये एक्स में है, तो जेड एक्स का क्रॉस प्रोडक्ट वाई कैप आ जाएगा, है ना। अब अगर आपको रिफ्लेक्टेड लिखना है, ये तो ठीक है, आप तो इंसिडेंट करवा दिए, पहला मीडियम में इधर सब कुछ k1 मान लिए, वेलोसिटी v1 मान लिए, इधर k2 मान लिए, वेलोसिटी v2 मान लिए, है ना। ये तो हमारा पहला एजम्पशन है, इंसिडेंट ऐसा है, इसके अकॉर्डिंगली अब चेंज होगा रिफ्लेक्टेड। तो अगर वेव मान लो अभी ऐसे जा रहा था, अब ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे इधर, तो ये प्लस k1 डायरेक्शन था, तो ये डायरेक्शन माइनस k1 हो जाएगा। ये प्लस एक्स कैप डायरेक्शन वैसा ही रहेगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा, पोलराइजेशन डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ट्रैवलिंग डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, प्लस जेड से हो जाएगा माइनस जेड। अब इधर जा रहा था, अब इधर आने लगे, रिफ्लेक्टेड मतलब समझ रहे हो ना। तो ई आर जेड ऑफ टी जो होगा, ये इंटेंसिटी पे, किसका इंटेंसिटी, रिफ्लेक्टेड का इंटेंसिटी, ए का पावर आयोटा, ये हो जाएगा माइनस k1 जेड माइनस ओमेगा टी, पोलराइजेशन डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। बी रिफ्लेक्टेड का बात करें तो ई रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड अभी वेलोसिटी v1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी पहला मीडियम में ही है ना, रिफ्लेक्शन पहला मीडियम में ही हो रहा है, कुछ भी दूसरा मीडियम में अभी जा नहीं रहा है। ई का पावर आयोटा, इसका भी चेंज हो जाएगा, है ना, माइनस k1 जेड माइनस ओमेगा टी। अच्छा, वाई कैप नहीं होगा इस बार, जो पोलराइजेशन डायरेक्शन है, इसका जो प्रोपेगेशन डायरेक्शन है माइनस वाई कैप हो जाएगा। सॉरी, पोलराइजेशन डायरेक्शन माइनस, क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ना, यहाँ माइनस जेड इस बार आ गया, माइनस जेड कैप एक्स कैप तो दे देगा माइनस वाई कैप। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वाई कैप और यहाँ लगा देंगे माइनस। यही एग्जाम में पूछता है, 4 ऑप्शन देंगे, कौन ट्रू है। तो आपको यहाँ पे ये बेटा ध्यान देखना है ना, ये ध्यान देना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, बेवकूफ़ बनाते हो। चलो मैं ट्रांसमिटेड वाला यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ट्रांसमिटेड वाला यहाँ पे लिखता हूँ। अब तुम लोग खुद ही बताओगे कि ट्रांसमिटेड कैसा होगा। इसका एक तो एम्पलीट्यूड होगा ट्रांसमिटेड,
ए का पावर आयोटा, K1 होगा कि K2, क्योंकि अब दूसरा ट्रांसमिट हो गया दूसरा मीडियम में, K2, जेड अभी प्लस में ही जा रहा है ट्रांसमिट, माइनस ओमेगा टी, और पोलराइजेशन डायरेक्शन एक्स कैप ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसमिटेड कंपोनेंट अब सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी आ जाएगा ना। हम लोग बाउंड्री पार कर चुके हैं, आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक। बस V2 V1 हो जाएगा V2 और K1 हो जाएगा K2, बाकी सब कुछ सेम, जैसा इंसिडेंट था वैसा ही ट्रांसमिटेड। रिफ्लेक्टेड में इसी के जैसा सब कुछ सेम, लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक। क्यों हो रहा है माइनस, समझ रहे हैं, क्योंकि अगर जेड में इंसिडेंट हो रहा था तो रिफ्लेक्टेड हो गया तो माइनस जेड में, लेकिन ट्रांसमिटेड तो उधर ही जा रहा है प्लस जेड में, इसलिए उसमें देखो साइन में फ़र्क नहीं, प्लस है, ठीक। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक रिफ्लेक्शन एट कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। यह तो था नॉन कंडक्टिंग या वैक्यूम के लिए, यह था नॉन कंडक्टिंग या वैक्यूम के लिए, है ना, फ्री स्पेस, इसके लिए था। अब अगर मीडियम कंडक्टिंग हो या वैक्यूम हो, ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं। अगर मीडियम क्या हो, कंडक्टिंग हो, तो कैसा होगा। ये तो मीडियम नॉन कंडक्टिंग और वैक्यूम, ध्यान रहे अभी हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ कर देते हैं कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग, तो इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, सेम, ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही, ठीक, सेम, रिफ्लेक्टेड इक्वल टू इंसिडेंट इक्वल टू सेम। ट्रांसमिटेड में चेंज आता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। हालांकि ये सब कॉम्प्लेक्स वेव वेक्टर है, क्योंकि मीडियम में आ गए हैं, या फिर कुछ भी अब रियल रहेगा नहीं। और ये जीरो ट्रांसमिटेड e का पावर आयोटा K2 ओमेगा जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। जहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सेकेंड मीडियम का जो वेव वेक्टर है, अब उसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना। एक ये जो है ये कॉम्प्लेक्स K2 को इंडिकेट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स K2 कैसे लिखेंगे हम लोग, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, K2 प्राइम, क्लियर। तो देखो ये फर्क यहाँ पे आता है, सब कुछ तो सेम ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा है यहाँ पे, हालांकि ये स्पीड है, लेकिन स्पीड को जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई स्पीड ऑफ द सेकंड मीडियम। लेकिन अभी हमको बताएं v इक्वल टू क्या होता है, k बाय ओमेगा, बताएं तो c इक्वल टू k बाय ओमेगा, तो v इक्वल टू k बाय ओमेगा। अब सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी है, तो ये भी सेकेंड मीडियम का हो जाएगा K2, और चूंकि ये कंडक्टिंग मीडियम है तो यहाँ पे रियल तो होगा नहीं, ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स होगा वेव वेक्टर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ v2 की जगह पे क्या लिखे थे, ओह सॉरी, ओमेगा बाई k होता है, तो इसीलिए हम लोग v2 की जगह पे नीचे में जो v2 था इसके जगह पे ये लिखो, तो इसको ढंग से लिखोगे तो ऊपर चला जाएगा ये, तो ये लिखते हैं हम लोग, ठीक, समझ रहे, मीडियम चेंज होगा तो, क्लियर है, ओके। बाउंड्री कंडीशन रिमेन सेम, बाउंड्री कंडीशन भी कोई चेंज नहीं आता है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है इसमें, रिफ्लेक्टेंस, क्या याद रखना है आपको, रिफ्लेक्टेंस। ये कंडक्टिंग का बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस, तो इस केस में बड़ा अजीब सा रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला होता है, मुझे आज तक याद हुआ नहीं, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे y है μ1 v1 अंडर रूट सिग्मा बाय 2 ओमेगा μ2। ध्यान रहे कि रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये है भैया y का फॉर्मूला, मतलब r का फॉर्मूला कंडक्टिंग के केस में, ठीक। और y का मतलब यहाँ पे जो y दिख रहा है इतना भयानक चीज़ है, इसको याद रखना मतलब थोड़ा मुश्किल है। वैसे जनरली कंडक्टिंग मीडियम में सवाल नहीं आना चाहिए, इतना तुम लोग को घुमाना नहीं चाहिए, फ्री या वैक्यूम में देना चाहिए, फ्री स्पेस है ना, वैक्यूम उसी को बोलते हैं।
हम लोग सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे काम का नहीं है बाकी वाला, ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है ई आर, ये इतना होता है 1 माइनस बीटा बाई 1 प्लस बीटा एंड द इंसिडेंट फ्रेनल फार्मूला या फ्रेनल रिलेशन बोलते हैं। ट्रांसमिटेड जो कंपोनेंट है ये कुछ 2 बाई 1 प्लस बीटा, और ये रिफ्लेक्टेड। आई डोंट थिंक इट शुड बी रिफ्लेक्टेड, इट शुड बी ऑल्सो इंसिडेंट। जहाँ पे बीटा का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ, μ1 v1 बाई μ2 ओमेगा k2, जहाँ पे k2 आप लोग समझ रहे हैं k2 प्लस आई k2 प्राइम। ठीक, तो ये सब याद रखेंगे आप। रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ट्रांसमिटेड कंपोनेंट। ओके, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इतना था ये रिफ्लेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे क्या कहाँ पे होता है आपको याद रखना चाहिए। तो मुझे जो लगा इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया। इसके बाद एज सच इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में है नहीं। हाँ, ये भी एक आपको याद रखना चाहिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, दैट जो आर है, अगर इसका फॉर्मूला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके टर्म में लिखना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ट्रांसमिटेंस हो जाता है 4n1 n2 बाई n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे कि अगर आपको ट्रांसमिटेड कंपोनेंट लिखना हो तो 2n1 बाई n1 प्लस n2 इंसिडेंट कंपोनेंट, और आपको ये भी ध्यान रहे कि अगर ई आर लिखना है तो ये n1 माइनस n2 बाई n1 प्लस n2, और ये इंसिडेंट कंपोनेंट। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में लिखना है तो ER1 माइनस ER2 बाय अंडर रूट ER1 प्लस अंडर रूट ER2 एंड द इंसिडेंट। ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ समझ रहे हैं? ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दूसरा मीडियम का, तो n1 माइनस n2 बाई n1 प्लस n2 होल स्क्वायर रिफ्लेक्टेंस। ट्रांसमिटेंस 4n1 n2 बाई n1 प्लस n2 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 1। अब आ गया एक ट्रांसमिटेंस कंपोनेंट और रिफ्लेक्ट। देख रहे हैं जैसे ER लिखे थे ना, कंडक्टिंग मीडियम के लिए ER लिखे थे, ये कंडक्टिंग के लिए था, तो ER EI के साथ कैसे जुड़ा हुआ था, ET EI के साथ कैसे जुड़ा हुआ था, उसी तरह देखो यहाँ ET EI के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट इंसिडेंट कंपोनेंट के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ट्रांसमिटेड कंपोनेंट इंसिडेंट के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ट्रांसमिटेड कंपोनेंट 2n1 बाई n1 प्लस n2, रिफ्लेक्टेड है n1 माइनस n2 बाई n1 प्लस n2। ओके, और हाँ देखो, अब अगर इसी ER को तुम्हें n1 को लिखना होगा, मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परमिटिविटी दिया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो पहला मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R1, दूसरा का एप्सिलॉन R2। तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी n होता है ये होता है अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर, रिलेटिव परमिटिविटी के रूट के बराबर, अंडर रूट रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। इसीलिए n1 की जगह हम एप्सिलॉन अंडर रूट एप्सिलॉन R1, n2 की जगह एप्सिलॉन R2, ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में दोनों मीडियम का क्या दिया है, ER दिया है या n दिया है, उसके बेसिस पे इन फॉर्मूलों को आप यूज कर लेंगे। इधर भी वैसे हो जाएगा, n1 एप्सिलॉन अंडर रूट एप्सिलॉन R1, n2 अंडर रूट एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर बच्चों? हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब, खास करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। ओके,
फेज चेंज कैसे होता है आपको मालूम है? इफ बोथ मीडिया आर नॉन कंडक्टिंग then there is no phase change in transmitted wave and no phase change in reflected wave if n2 is less than n1 and phase change by pi if n2 is greater than n1। मान लो दोनों मीडियम है, दोनों नॉन कंडक्टिंग है, ये भी नॉन कंडक्टिंग, ये भी नॉन कंडक्टिंग। अब दो केस वन, ये मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इधर n2। अगर n1 ग्रेटर देन n2, दूसरा अगर n1 लेस देन n2। इस केस में अगर n1 ग्रेटर देन n2 है तो जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका फेज चेंज नहीं होता है। ट्रांसमिटेड वेव का फेज चेंज नहीं होगा। अगर n1 लेस देन n2 हो गया तो ट्रांसमिटेड वेव का फेज चेंज होगा। ठीक, कितना से होगा? पाई से 180 डिग्री। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन मतलब कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट, आई डोंट थिंक कि और कुछ भी होना चाहिए इस पे। और बाकी मैंने आपको वेव इक्वेशन तो बता ही दिया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इक्वेशंस, है ना। आप चाहें तो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो इक्वेशंस हैं उनको और भी आप अच्छे से याद रख सकते हो। ओके, ठीक है, तो आप थोड़ा सा और देख लेना, आपको उम्मीद लग गया होगा कि मैं क्या क्या टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है जिसको कवर कर रहा हूँ। सो आप थोड़ा सा क्या करना, खुद से थोड़ा रिवाइज कर लेना जो इम्पॉर्टेंट है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, वेव इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशन का देख लेना। उसका एक इंटीग्रल फॉर्म होता है, एक डिफरेंशियल फॉर्म होता है। तो आप मैक्सवेल इक्वेशन का एक तरफ इंटीग्रल फॉर्म देख लेना, एक तरफ डिफरेंशियल फॉर्म देख लेना, और उसका प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में कैसे आया है उसको देख लेना आप। मुझे जहाँ तक जो फॉर्मूले लगे, दो चार इंपॉर्टेंट मैंने डील किया, ये कंप्लीट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं आएगा या कुछ होता नहीं है। इसके अलावा बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ आ सकता है। प्लीज़ आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किन किन टॉपिक्स पे सवाल आते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चैप्टर की आज हम लोग बात कर रहे थे, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो रिफ्लेक्शन में वेव कैसे चेंज होगा वो देख लेना है। दूसरा रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, एक दूसरे मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में देख लेना। तीसरा वेव इक्वेशंस देख लेने। वेव इक्वेशंस के अलावा आपको जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं उन पे प्रॉब्लम आ सकते हैं छोटे छोटे। पॉइंटिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज कैपेसिटर का एक केस होता है सर्कुलर प्लेट एम्पीरियन लूप में, उसमें B.dl एंड सो ऑन उस पर क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेना। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और आप प्रीवियस ईयर आप देखे होंगे, आपको आइडिया है। वेव इक्वेशन पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया, कुछ भी उसमें और भी कैलकुलेट करवा लेता है। इसे जो एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि n_k इज 0, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में। प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स एंड देखते हैं आगे मैं कुछ टॉपिक लेके आ पाता हूँ या नहीं। परसों थोड़ा मेरा भी एग्ज़ाम है, इसलिए लेट्स सी। बट ऑल द बेस्ट गाइज। उम्मीद करते हैं आपके लिए भी 3-4 दिन बचे हुए हैं और आप पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर JAM 2022।